नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं फ्रीकोनॉमिक्स। आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5 के साथ। हमने ये सारे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप एक बार वो जा कर के देख सकते हैं। आज का वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, प्लस यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे अभी फ्लैश भी हो रहा होगा, अगर चाहें तो आप वो देख सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने अपने सारे प्रीवियस एक्ट्स पढ़े हैं, हम इस एक्ट को भी उसी वे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द एक्ट, देन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट, देन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड फाइनली द फ्रीकोनॉमिकल इंसाइट। एंड आई अंडरस्टैंड कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी वीडियो देख सकता है। वीडियोज़ थोड़े लंबे हो जाते हैं एंड आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटी थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है, पर जिसको पढ़नी है वो तो पूरी पढ़ेगा ही। इसीलिए फॉर एवरीबडीज सेक मैंने इस वीडियो को कुछ टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और वो वीडियो वहीं से चलने लगेगी। उसी तरीके से अगर कोई सिर्फ प्रोविज़न देखना चाहता है तो उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और वीडियो फिर वहाँ से चलने लगेगी। सो यू डू यू। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे पढ़िए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द फैक्ट ऑफ द एक्ट। सो जस्ट लाइक एवरी अदर एक्ट, दिस एक्ट वाज आल्सो पास्ड बाय द यूके पार्लियामेंट। इस एक्ट को रॉयल असेंट मिला था ऑन 2 अगस्त 1935। ये कमेंस हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1937। दिस एक्ट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट रिपील हुआ ऑन 26 जनवरी 1950। तो अब हम बात करेंगे इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हमें पता है कि ये एक्ट 1935 में आया। हमें पता है कि इससे पहले वाला एक्ट जो है वो 1919 में आया था। तो 1935 को समझने के लिए 1919 को समझना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में अपने लास्ट क्लास में बात की थी। उस वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। 1919 का एक्ट या मॉन्टेग्यू-शेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में बात करता है। उसमें से एक प्रोविज़न है जिसमें इन लोगों ने कहा था कि इस एक्ट के पास होने के बाद इंडिया में जो भी चेंजेस आए उन चेंजेस का असेसमेंट करने के लिए एक कमीशन इंडिया में आएगा। वो अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर चेंजेस लाए जाएंगे। और ये कमीशन इंडिया में आया इन 1927। इस कमीशन का नाम था द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, मेनली फ्रॉम द लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बैकग्राउंड एंड मॉडरेट बैकग्राउंड। रीज़न ये था कि ये कमीशन इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने वाला था, क्या अमेंडमेंट्स होंगे वो डिसाइड करने वाला था, क्या रिफॉर्म्स होंगे वो डिसाइड करने वाला था। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। दिस वॉज एन ऑल यूरोपियन कमीशन। जिस बात का विद्रोह उस समय के सारे पॉलिटिशियंस ने किया और हमें दिया गो बैक साइमन का नारा। जब ये प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स के हाथ से बाहर चला गया तो उन्होंने कहा ठीक है, साइमन कमीशन तो अपनी रिपोर्ट देगा ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंडियंस फिट हैं टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप भी अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्यूचर में कभी डिज़ाइन करेंगे तो साइमन कमीशन की और आपकी दोनों की ही रिकमेंडेशन को कंसिडर कर लेंगे। इतना ही तो कहना था और इंडियंस इस चीज़ के लिए मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना करके देंगे। एंड इंडियंस ने बनाई एक कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन थे श्री मोतीलाल नेहरू। तो इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिस रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये रिपोर्ट लेट 1928 में आई और उसी के जस्ट बाद साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई। मगर नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग के लोग बहुत ही नाखुश थे, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम के राइट्स को ठीक से हाईलाइट नहीं करता है। एंड देन केम द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट प्लस 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना प्लस साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीनों ही अब टेबल पे आ चुकी थी।
इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था सो दैट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सके कि किस डायरेक्शन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इन तीनों रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। माइंड यू, ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस 3 साल के स्पैन में की गई। दैट इज़ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, second round table conference in 1931 and third round table conference in 1932। जब ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके बाद इनको समराइज़ करते हुए एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसको हम वाइट पेपर के नाम से जानते हैं। और उस दौरान बहुत सारे और भी मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा था, जॉइंट सेशंस हो रहे थे, जॉइंट मीटिंग्स हो रही थी, उनकी भी रिपोर्ट्स आई। इस वाइट पेपर और उन सारी जॉइंट सेशंस को मिला करके जो 1935 का एक्ट है दैट केम इनटू बीइंग, वो बना। और ये अभी तक का ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया हमें सबसे बड़ा एक्ट था। इनफैक्ट 1935 का जो एक्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा भी बनाता है। तो ये तो हो गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात। सो दीज आर सम ग्लिम्सेस फ्रॉम हिस्ट्री। इसमें साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमारे फ्लैग सब की बात की गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी काल को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे स्टेट की जो मशीनरी थी वो किस डायरेक्शन में काम कर रही थी। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, दूसरे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और तीसरा जो होगा वो होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ही इज़ लॉरेंस डंडास। ये जो थे ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। एंड ही इज़ लॉर्ड विलिंगडन। ये जो थे वो हमारे वाइस रॉय थे 1935 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी वही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, हमारे वाइस रॉय कौन थे, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या हाल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या हाल था, जिसे हम एक एक करके बाइसेक्ट करेंगे। Okay, so now let's talk about the central administration which was before 1935, that was in 1919। ठीक है, तो पहले देखते हैं 1919 में क्या हालत थी। तो 1919 के फर्स्ट चीज़ की बात करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर थे, वाइस रॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें कि 6 मेंबर थे, और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि डिवाइडेड था इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें कि आपके 145 मेंबर्स थे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 60 मेंबर्स थे इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। टोटल थे 205 मेंबर्स। ठीक है, ये तो थी स्थिति 1919 में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या हुआ। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो 15 मेंबर का काउंसिल था उसको इंडियन काउंसिल बोला जाता था। ये बात हमें बहुत सालों से पता है ना। लेकिन इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल को इंडियन काउंसिल नहीं बोला जाएगा, दे विल मेयरली बी कॉल्ड एडवाइजर्स। उनको अब एडवाइजर्स ही बोला जाएगा, और इनका नंबर 15 से घटा करके अब 6 कर दिया गया। दूसरी बात हम करते हैं वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं देखा गया। 1919 में भी वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 6 मेंबर थे, और 1935 में भी 6 ही मेंबर थे, जिसमें से 3 जो है वो इंडियन है, यानी कि 50% ऑफ वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव कमेटी वॉज ऑफ इंडियंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक में 145 मेंबर थे, एक में 60 मेंबर थे। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज द लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स वॉज द अपर हाउस। ओके, नाउ लेट्स सी कि बाद में क्या हुआ, यानी कि 1935 में क्या हुआ, है ना। तो 1935 में भी सेंट्रल लेजिस्लेचर 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड था। आपको याद होगा कि इससे पहले इसके टोटल 205 मेंबर थे, 145 एंड 60, है ना। लेकिन अभी सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो नंबर है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। अब इसके 2 पार्ट्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली बीइंग द लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बीइंग द अपर हाउस। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को अब 375 मेंबर्स दे दिए गए और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 260 मेंबर्स दे दिए गए। और लास्ट एक्ट में हमने देखा कि इनका डिवीजन फर्दर होता था इनटू इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स दोनों से सिर्फ ब्रिटिश राज के चुने हुए लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
अब इसमें ब्रिटिश राज के साथ साथ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का भी स्टेक होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हैं क्योंकि इस टाइम पे प्रोविंसेस की संख्या 11 हो गई थी 1935 में, और एक एक प्रोविंस को देखना इम्प्रैक्टिकल होगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोविंसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे तो हम एक एक करके प्रोविंसेस में जो चेंजेस आए हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोविजंस। तो सबसे पहली बात जो नोटिसेबल है वो ये है कि इस एक्ट से इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। हमने देखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस पहले भी हो रहे थे। सेकेंडली, इंडिया में फेडरल कोर्ट का सेटअप हुआ, जिसको आगे चल के हम और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बुलाएंगे। हमें पता है कि 1773 में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एट बंगाल एट फोर्ट विलियम्स आ चुका था, लेकिन अब एक फेडरल कोर्ट लाने की ज़रूरत थी, जो कि दिल्ली में लाने की ज़रूरत थी। और ये फेडरल कोर्ट का काम ये था कि ये प्रोविंसेस के बीच का डिस्प्यूट या प्रोविंसेस एंड सेंटर के बीच का डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करेगा। फेडरल कोर्ट में एक CJI होंगे एंड 6 जज तक अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द अबॉलिशन ऑफ डायरार्की एट द प्रोविंशियल लेवल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्की देखी गई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एक बार आप वो जा कर के पढ़ लें। और वो जो सिस्टम तैयार किया गया था, इस एक्ट के द्वारा उस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। तो देखते हैं कि अब क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। दे इंट्रोड्यूस डायरार्की एट द सेंट्रल और द फेडरल लेवल। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओके। जिस भी मुद्दे पे बात होती है या उस पे लॉ बनते हैं उसको हम बुलाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच इज़ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल। तो ये थी 1919 तक की बात। लेकिन इस एक्ट में एक और भी सब्जेक्ट का लिस्ट ऐड हुआ, जिसको हम बुलाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट। तो जैसा कि हमने पिछले एक्ट में देखा था कि प्रोविंशियल वाज फर्दर डिवाइडेड, तो वो सब अब ख़त्म कर दिया गया। अब बोला गया कि जो भी प्रोविंशियल लिस्ट के आइटम हैं उन पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाएंगी, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन सेंट्रल लिस्ट में बाइफर्केशन देखा गया। पहले सेंट्रल लिस्ट में जो भी मुद्दे हुआ करते थे उस पर वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मिल करके रूल्स बना लेती थी। लेकिन अब बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल मुद्दे भी जो है वो फर्दर डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो एक को हम बुलाएंगे ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरे को हम बुलाएंगे रिजर्व्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट पे वाइसरॉय प्लस इंडियन मिनिस्टर्स रूल बनाएंगे और रिजर्व्ड पे वाइसरॉय प्लस उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रूल बनाएंगे। तो कॉन्करेंट लिस्ट का क्या होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे मुद्दे आते थे जिस पर बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जो कि ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते थे, ना प्रोविंशियल लिस्ट में आते थे और ना ही फेडरल लिस्ट में आते थे। इन मुद्दों को बोला जाता है रेसिडुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन रेसिडुअल सब्जेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं तो आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो जब तक हमें नहीं पता कि रेसिडुअल सब्जेक्ट्स कौन से लिस्ट में बिलोंग करते हैं, उस पर वाइस रॉय की ऑटोनॉमी रहेगी और वाइस रॉय ही उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की, लिस्ट की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की शानदार सी फ़ोटो है और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले नोट की फ़ोटो है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोविजंस की। तो इसमें कह रहे हैं कि गवर्नर इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव विच इज़ अ नो ब्रेनर, वी ऑल नो दिस। द सब्जेक्ट विल नाउ बी डिवाइडेड इनटू फेडरल, कॉन्करेंट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है। फेडरल लिस्ट ये भी बात कर ली है, रिजर्व लिस्ट के बारे में भी बात कर ली है, ट्रांसफर्ड लिस्ट के बारे में भी बात कर ली है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी बात कर ली है और रेसिडुअल लिस्ट के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेडरल रेलवे अथॉरिटी की। तो अब हमें पता है कि इंडिया में रेलवेज़ जो हैं वो 1858 में ही आ गए थे, है ना। और अब जो हम बात करें उससे करीबन 90-80 साल बाद की बात करें, और अब जा कर के फेडरल रेलवे अथॉरिटी का सेटअप हुआ इंडिया में, ठीक है, जो कि इंडियन रेलवेज़ को कंट्रोल करेगी, ओके। अब बात करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की।
विच इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये भी इस एक्ट के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमें पता है कि इस बारे में शुरुआत से बात हुई है कि इंडियन सिविल सर्विसेज को चैनलाइज करना है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, और इस एक्ट ने एक्चुअली इस बारे में बात कह दी कि अब हमको एक फेडरल सिविल सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए, हमें एक प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, एंड जॉइंट सिविल सर्विसेज के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। एंड लास्ट प्रोविजन है जो कहता है कि दिस एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। इट्स अ नो ब्रेनर अगेन। हमने पहले भी पढ़ा कि प्रोविंसेस में पहले डायरकी होती थी, अब ऐसा नहीं है। अब प्रोविंसेस के जो सारे मामले हैं वो एक चैनल से ही चैनलाइज होंगे। सो दिस कॉल्स फॉर अ ग्रेटर ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस, तो वही वो कह रहा है। नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है 1919 की, यानी कि मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे क्या हालत था, है ना। तो इस टाइम पे बिहार एंड उड़ीसा, दिस इज़ द होल बिहार एंड उड़ीसा, ये एक हमारा प्रोविंस हुआ करता था। मद्रास, हम सबको पता है कि मद्रास एक प्रोविंस हुआ करता था। बॉम्बे एक प्रोविंस हुआ करता था। दीज आर द ओजीज, है ना। उसके बाद फिर आपका बंगाल एक प्रोविंस हुआ करता था, ओके। देन पंजाब एक प्रोविंस हुआ करता था। देन असम एक प्रोविंस हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंसेस था ये वाला, आई थिंक। और आपका बर्मा एक प्रोविंस हुआ करता था, है ना। सो वी टॉक अबाउट 9 प्रोविंसेस इन 1919। ये तो बात हो गई कि 1919 में इंडिया का क्या हाल था, कौन कौन से प्रोविंसेस थे। अब देखते हैं कि 1935 में क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो 1935 में जो सबसे पहला चेंज देखा गया वो ये था कि बिहार और उड़ीसा अब एक प्रोविंस ना होकर के 2 प्रोविंसेस में बदल गए। ये रहा आपका बिहार और उड़ीसा, ये अब ये यहाँ से कट गया, नीचे वाला हिस्सा जो था वो उड़ीसा बन गया, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिहार प्रोविंस बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये बाइफर्केट हो गया इनटू 2, ठीक है। मद्रास एज इट इज़ रहा, बॉम्बे एज इट इज़ रहा, यूपी एज इट इज़ रहा, बंगाल एज इट इज़ रहा। पंजाब अगेन डिवाइड हुआ इनटू 2 पार्ट्स। ये पंजाब है और ये पंजाब के ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम सिंध बोलेंगे, ये सिंध में बदल गया। तो एक हो गया आपका पंजाब और दूसरा हो गया आपका सिंध। असम एज इट इज़ रहा, सेंट्रल प्रोविंसेस एज इट इज़ रहा, और बर्मा के साथ एक चेंज हुआ। बर्मा अब इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। 1935 का एक्ट इंडिया से बर्मा को अलग करता है। ये इस एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके। और एक न्यू डेवलपमेंट ये हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है वो एक प्रोविंस का दर्जा पा चुका था, है ना। तो अब हम बात करते हैं न्यू प्रोविंसेस की। तो एक हो गया आपका बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, दीज आर द ओजी प्रोविंसेस, राइट। देन हम बात करते हैं यूपी की, बिहार की जो कि अब उड़ीसा से अलग हो गया है, असम की, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की जो कि अभी अभी बना, सिंध की जो अब पंजाब से अलग हो गया है, उड़ीसा की जो कि अब बिहार से अलग हो गया है, सेंट्रल प्रोविंसेस की जो कि पहले भी था, और पंजाब की, है ना। सो दिस इज़ नाउ 11 प्रोविंसेस, and these were only 9 provinces in 1919. So this is all about the reorganization of the states. Okay, now coming to the last and my most favorite part, the Freakonomical insight. हम ये मानते हैं कि 1935 में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिससे इंडिया एम्पावर्ड हुआ। ऐसा बहुत कुछ हुआ था, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, हमें एक सुप्रीम कोर्ट मिला, जैसे हमें आरबीआई मिला, ये सब कुछ हमें एम्पावर ज़रूर कर रहा था। मगर अभी भी हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील था ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा चंक ऑफ पावर अपने हैट के नीचे छुपा करके रखा हुआ था। दे गेव अस अ इल्यूजन कि हाँ आप फ्री हो जाओगे, मगर स्टिल देयर वर सम स्पेशल पावर्स व्हिच वर रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बात सच है कि प्रोविंसेस को एक्ट्स बनाने की आज़ादी थी। ये बात भी सच है कि रेसिडुअल पावर्स पे और ट्रांसफर्ड पावर्स पे इलेक्टेड इंडियंस को रूल्स बनाने की आज़ादी थी। मगर अभी भी वाइस रॉय और गवर्नर्स के पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर था।
गवर्नर आज भी एग्जीक्यूटिव का हेड था, वाइसरॉय आज भी एग्जीक्यूटिव का हेड था। यानी कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों का ही बहुत बड़ा चंक जो था वो अभी भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के हाथ में था। ब्रिटिश अथॉरिटी के पास एक पावर ये भी थी कि वो किसी भी वक्त इंडियन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते थे। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स आज भी ब्रिटिशर्स के अंडरकवर एजेंट्स की तरह इंडिया में काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा डिवीज़न क्रिएट किया कि आज भी इंडिया कम्युनल लाइंस पे बटा हुआ है। ऑफ कोर्स एक पावरफुल गवर्नमेंट सेंटर में होने के कारण इंडिया में आज सुख शांति देखी जा रही है। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कम्प्लीटली नॉन कम्युनल हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम रिलीजन को लेकर के कम्प्लीटली अनबायस्ड हैं? नहीं। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं उस कम्युनल इलेक्टोरेट में छुपा हुआ है जो कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे। वो जा रहे थे, वो चाहते तो वो कम्युनल लाइंस पर इंडिया को बांटे बिना भी जा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने इंडिया को एक ब्लीडिंग ग्राउंड की तरह छोड़ा, हर तरफ से काट करके छोड़ा, है ना। सो ये सेपरेट इलेक्टोरेट इसीलिए आया था ताकि कांग्रेस कभी भी पूरी इंडिया को एक साथ गवर्न ना कर पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट विल रियली हेल्प मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे अहेड।